स्टूडेंट आगे का टॉपिक है मैथमेटिकल डिडक्शन टू फाइंड सेंटर ऑफ मास ऑफ अ सिस्टम ऑफ टू पार्टिकल्स। हमारे पास सिस्टम में अब टू पार्टिकल्स हैं, पार्टिकल वन, पार्टिकल सेकंड। जो पार्टिकल वन है उसका मास दैट इज m1, सेकंड का हम मान लेते हैं दैट इज m2। ठीक है, दोनों पार्टिकल्स का मास हमारे पास है m1 एंड m2। अब इनका पोजीशन वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू द कोऑर्डिनेट एक्सिस r1 r2। मान लेते हैं किसी पॉइंट t पर इनका सेंटर ऑफ मास होगा, उसका पोजीशन वेक्टर दैट इज r वेक्टर। अब स्टूडेंट सबसे पहले बात, हमारे पास जो सिस्टम में टू पार्टिकल्स हैं, ये एक दूसरे के ऊपर बल लगा रहे हैं। कितना बल? यदि हम पार्टिकल फर्स्ट की बात करें, इसके ऊपर पार्टिकल सेकंड अब बल लगा रहा है, वो होगा कैपिटल F वेक्टर। कौन लगा रहा है? पार्टिकल सेकंड। तो सेकंड पहले लिख लिया। किसके ऊपर लगता है? वन के ऊपर, वो लेटर ऑन। ठीक है, ये तो थी पार्टिकल वन की बात। अब जब बल की बात करते हैं तो हम न्यूटन को कैसे भूल सकते हैं। अब यहां पर न्यूटन का तीसरा नियम एप्लीकेबल होगा। टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल बट अपोजिट रिएक्शन। जितना एक बॉडी दूसरी बॉडी के ऊपर क्या करती है? एक्शन करती है, बल लगाती है, उतना ही बल सेकंड बॉडी फर्स्ट बॉडी पर लगाती है। लेकिन बल की दिशा क्या होगी? विपरीत होगी, बल उतना ही होगा। सो स्टूडेंट, अब ये जो पार्टिकल सेकंड है, इसके ऊपर कितना बल लग रहा है? वो बल है हमारे पास। अब बल कौन लगा रहा है? फर्स्ट पार्टिकल। वो पहले लिखेंगे। किसके ऊपर लग रहा है? सेकंड के ऊपर। ये तो थी अंदरूनी बल की बात। लेकिन स्टूडेंट वहीं पर इन दोनों पार्टिकल के ऊपर बाहरी बल की बात करें तो मान लेते हैं जो पार्टिकल फर्स्ट है, इसके ऊपर स्मॉल f1 वेक्टर ये बल लगा दिया है। इसी तरह से पार्टिकल सेकंड के ऊपर एक बाहरी बल लगा दिया f2। ठीक है, ये तो थी बल की बात। अब सबसे पहले हमारे पास जो बल है पार्टिकल वन के ऊपर, कौन लगा रहा है? पार्टिकल सेकंड। किसके ऊपर लग रहा है? वन के ऊपर। ये किसके इक्वल है? पार्टिकल जो वन बल लगा रहा है टू के ऊपर। ठीक है, जो पार्टिकल सेकंड वन के ऊपर बल लगा रहा है, उतना ही पार्टिकल वन बल लगा रहा है पार्टिकल सेकंड के ऊपर विपरीत दिशा में। तो इसे हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। ये बल कौन सा है? फोर्स ऑन पार्टिकल दैट इज वन के ऊपर। ये क्या है? फोर्स ऑन पार्टिकल दैट इज सेकंड। ठीक है स्टूडेंट्स, अब तो ये बात हमने कर ली है अंदरूनी बल की, लेकिन वहीं पर बाहरी बल भी लग रहा है F1 एंड F2।
तो जब किसी बॉडी के ऊपर बल लगाते हैं वहां पर न्यूटन का गति का सेकंड नियम लागू होता है। वो क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ अ बॉडी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स अप्लाइड ऑन इट। तो जितना भी मोमेंटम चेंज होता है वो किसके कारण होता है? जितना उस बॉडी के ऊपर बल लगाया जाता है। तो स्टूडेंट अब मोमेंटम की बात करें फॉर अ पार्टिकल फर्स्ट, फॉर पार्टिकल वन की बात करें, पहले वन की बात कर लेते हैं। इसका मोमेंटम से P1, लेट द मोमेंटम ऑफ पार्टिकल, पार्टिकल कौन सा है? दैट इज अ 1। इसका मोमेंटम से P1 वेक्टर, ठीक है। अब न्यूटन का गति का हम सेकंड नियम इस पर अप्लाई करते हैं। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम की बात हो रही है, इक्वल टू, अब मोमेंटम चेंज कौन कर रहा है? जो पार्टिकल P1 के ऊपर बल लगता है, टोटल बल। तो दो बल लग रहे हैं, एक बाहरी बल, एक बल लग रहा है ड्यू टू द पार्टिकल सेकंड। दोनों ही हम यहां पर लिख लेते हैं। ये लिख लिया, एंड 2 के कारण ऑन पार्टिकल 1 के ऊपर। इसे मान लेते हैं इक्वेशन नंबर सेकंड। अब फॉर पार्टिकल सेकंड की बात कर लेते हैं। तो इस केस में क्या होगा? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ सेकंड पार्टिकल, ये होगा जो इसके ऊपर बाहरी बल लगाते हैं, एंड स्टूडेंट बल ड्यू टू पार्टिकल 1 ऑन पार्टिकल सेकंड। ये रही हमारी इक्वेशन नंबर थर्ड। अब सेकंड एंड थर्ड को ऐड कर देते हैं। एडिंग इक्वेशंस कौन सी? सेकंड एंड थर्ड। तो ऐड कर लेते हैं। dp1 वेक्टर ओवर dt प्लस dp2 वेक्टर ओवर dt इक्वल टू, यहां पर देखें स्टूडेंट, F1 बाहरी बल है, F21 अंदरूनी बल, प्लस F2 प्लस F12। नाउ स्टूडेंट्स राइट हैंड साइड लुक केयरफुली। हमारे पास F21 ये रहा, इक्वल टू नेगेटिव F12। वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं राइट हैंड साइड में। F1 प्लस F21 की जगह पर नेगेटिव F12 प्लस F2 प्लस F12। तो ये कैंसिल हो जाते हैं अंदरूनी बल। सो dp1 ओवर dt प्लस dp2 ओवर dt इक्वल टू F1 प्लस F2। नाउ स्टूडेंट्स ये जो F1 एंड F2 है बच्चों, ये क्या है? सिस्टम में हमारे पास कितने पार्टिकल हैं? दो ही पार्टिकल हैं, उनके ऊपर बल लग रहा है बाहरी F1 एंड F2, मींस टोटल बल सिस्टम के ऊपर कितना है उसे हम स्मॉल f वेक्टर के साथ रिप्रेजेंट कर देते हैं। यह है टोटल बल।
टोटल फोर्स, सो इसे स्मॉल एफ के साथ रिप्रेजेंट कर दें तो इक्वेशन क्या बन जाती है, dp1 ओवर dt प्लस dp2 ओवर dt इक्वल टू एफ वेक्टर, यहां पर हमने लिख दिया टोटल फोर्स। ठीक है, तो इसे हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 4। आइए स्टूडेंट, अब हम आगे मोमेंटम की बात करेंगे। मोमेंटम क्या होता है, मास ऑफ द बॉडी मल्टीप्लाई बाय इट्स वेलोसिटी। तो आइए इसी टॉपिक को फर्दर डिस्कस करते हैं। सो स्टूडेंट, अब मैं मोमेंटम की बात करता हूं। मोमेंटम को हम P के साथ रिप्रेजेंट करते हैं मास इंटू वेलोसिटी। ये रहा मोमेंटम का फार्मूला, मोमेंटम मास इंटू वेलोसिटी। अब स्टूडेंट P1 कितना होगा, मास कितना है, m1 है, पार्टिकल 1 की बात करें। अब इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, वेलोसिटी रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो यहां पर क्या चेंज होगा, जब बाहरी बल लगेगा इसका पोजीशन वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज होगा। तो वेलोसिटी की जगह पर dr1 वेक्टर ओवर dt। सो स्टूडेंट इक्वेशन 4 बिकम्स क्या होगी, d ओवर dt लिख लिया, P1 की जगह पर m1 dr1 वेक्टर ओवर dt। इसी तरह से पार्टिकल सेकंड के लिए दैट इज d ओवर dt, यहां पर m2 dr2 वेक्टर ओवर dt इक्वल टू f टोटल। ठीक है, नाउ स्टूडेंट इसे हम कैसे लिख सकते हैं, d ओवर dt, दोनों में से हमने पहले तो ये अलग लिख लिया इन द ब्रैकेट। इसे कैसे लिख सकते हैं, d ओवर dt m1 r1 वेक्टर प्लस d ओवर dt m2 r2 वेक्टर। ये मैंने कैसे लिख दिया, आई विल एक्सप्लेन। यहां पर देखिए d ओवर dt, दो क्वांटिटी का हम डेरिवेटिव कैसे करते होते हैं, ये फर्स्ट है, ये क्या है, सेकंड। फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ द सेकंड प्लस सेकंड एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। अब देखो स्टूडेंट्स, मास तो विद रिस्पेक्ट टू टाइम नहीं चेंज हो रहा, सो कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, जीरो होता है। सो सेकंड पार्ट बिकम्स जीरो। तो यहां पर m1 dr1 वेक्टर ओवर dt, इसे हम लिख सकते हैं d ओवर dt m1 r1 वेक्टर। इसीलिए इसी तरह पार्टिकल सेकंड के लिए भी हमने लिख लिया। अब अगेन डबल डेरिवेटिव d स्क्वायर ओवर dt स्क्वायर इन द ब्रैकेट m1 r1 वेक्टर प्लस m2 r2 वेक्टर इक्वल टू f टोटल, ऊपर वेक्टर लगा देते हैं। नाउ स्टूडेंट, अब मैं क्या करता हूं, थोड़ी सी रीअरेंजमेंट करता हूं इस इक्वेशन की। कैसे, मैंने m1
प्लस m2, ये क्या है? टोटल मास है सिस्टम का, सिस्टम का टोटल मास, ठीक है। इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया डी स्क्वायर ओवर डी टी स्क्वायर इन द ब्रैकेट m1 r1 वेक्टर m2 r2 वेक्टर ओवर m1 प्लस m2 इक्वल टू एफ टोटल, यहाँ पर हम वेक्टर लगा लेंगे। नाउ स्टूडेंट यहाँ पर देखें, ये जो बीच का पोर्शन है जिसका डबल डेरिवेटिव है, ये क्या होता है? ये होता है दैट इज अ पोजीशन वेक्टर ऑफ द सेंटर ऑफ मास, ठीक है। यहां पर देखें स्टूडेंट, लुक केयरफुली, इसे हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 5। अब इक्वेशन 5 है जो वो सिस्टम का क्या करती है? मोशन को रिप्रेजेंट करती है, जिसके ऊपर बाहरी बल लग रहा है। उस सिस्टम का हमने एक बिंदु पर मास क्या कर दिया है? कंसंट्रेट कर दिया, मीन्स कंसिडर कर लिया है। एक ही बिंदु पर होल ऑफ द मास ऑफ द सिस्टम कंसिडर कर लिया, एंड उसका पोजीशन वेक्टर कितना है? आर वेक्टर। इसे आप ऐसे भी कह सकते हैं जैसे m1 प्लस m2 है। अब डबल डेरिवेटिव किसका? पोजीशन वेक्टर का। एफ टोटल बल है उसके ऊपर, सिस्टम के ऊपर, डबल डेरिवेटिव आर वेक्टर का। जैसे सिस्टम का जो मास है वो हमने सेंटर ऑफ मास बिंदु टी पर कंसिडर किया है। मान लेते हैं इसकी वेलोसिटी कितनी है? v है। अब वेलोसिटी क्या होगी? मैं इसकी अब बात कर रहा हूं। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये जो पोर्शन है ये क्या रिप्रेजेंट करता है? वेलोसिटी क्या होती है? रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन वेक्टर। डबल डेरिवेटिव मीन्स dv ओवर dt, क्या है? d ओवर dt। अब d ओवर dt दैट इज एक्सेलरेशन। यहां पर क्या है? वेलोसिटी की हम वैल्यू पुट कर देते हैं वैल्यू, दैट इज d ओवर dt आर वेक्टर। सो d स्क्वायर ओवर dt स्क्वायर आर वेक्टर वैल्यू पुट करने के पश्चात मीन्स डबल डेरिवेटिव। और आप इसे भी कह सकते हैं ये जो पोर्शन है ये क्या रिप्रेजेंट करता है? एक्सेलरेशन। किसका? सिस्टम का, जिसका मास एक बिंदु पर हमने मान लिया है, ठीक है। एंड उसका टोटल मास कितना है? m1 प्लस m2 मीन्स न्यूटन सेकंड ला क्या होता है? फोर्स मास इंटू एक्सेलरेशन। ये रहा फोर्स F टोटल, मास कितना है? m1 प्लस m2, एक्सेलरेशन दैट इज ये रिप्रेजेंट करता है डबल डेरिवेटिव पोजीशन वेक्टर का। अब इसका बेनिफिट क्या है? बेनिफिट स्टूडेंट ये है, यदि हम इस सिस्टम की बात करें, यदि पार्टिकल फर्स्ट की बात करें, इसके ऊपर भी दो बल लग रहे हैं, एक अंदरूनी है एक बाहरी है। तो बाहरी के लिए न्यूटन का नियम सेकंड अप्लाई होगा, इसी तरह इसके ऊपर अप्लाई होगा, एंड तीसरा नियम दोनों पर अप्लाई होगा। तो सिंप्लीफाई करने के लिए फॉर कन्वीनियंट हम इन दोनों पार्टिकल का एक बिंदु पर सेंटर ऑफ मास कंसिडर कर लेंगे। तो उसे हम क्या है, इसके सिस्टम के मोशन को ईजिली हम एक्सप्लेन करने के लिए, अंडरस्टैंड करने के लिए हम सेंटर ऑफ मास को कंसिडर करते हुए ये इक्वेशन क्या है,
यूज कर सकते हैं फॉर कन्वीनियंस। ठीक है, तो ये जो था m1 r1 वेक्टर प्लस m2 r2 वेक्टर ओवर m1 प्लस m2, वो क्या होता है, सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू द ओरिजिन। अब सिस्टम में कितने पार्टिकल थे, 2। यदि n पार्टिकल हो तो r वेक्टर हमारे पास क्या होगा, m1 r1 वेक्टर m2 r2 वेक्टर प्लस अप सो ऑन mn rn वेक्टर ओवर m1 प्लस m2 प्लस m3। आइए 2 स्पेशल केस भी इस टॉपिक के डिस्कस कर लेते हैं। सो स्टूडेंट, अब सेंटर ऑफ मास दैट मीन्स r वेक्टर इक्वल टू m1 r1 वेक्टर प्लस m2 r2 वेक्टर ओवर m1 प्लस m2। अब बात करते हैं स्टूडेंट, यदि दोनों पार्टिकल का मास सेम हो, इफ m1 इक्वल टू m2 से m, तब हमारे पास रिजल्ट क्या होगा, दैट इज r वेक्टर इक्वल टू m r1 वेक्टर m r2 वेक्टर ओवर m प्लस m। दैट मीन्स m यहाँ से कॉमन निकाल लेते हैं, r1 वेक्टर प्लस r2 वेक्टर ओवर 2m। सो r वेक्टर इक्वल टू r1 वेक्टर प्लस r2 वेक्टर ओवर 2। एक और केस, यदि कोऑर्डिनेट एक्सिस का ओरिजिन अब ये लाई करे कहाँ पर, जहाँ पर हमने सेंटर ऑफ मास माना है, मीन्स एट पॉइंट टी पर। ये जो सेंटर है कोऑर्डिनेट एक्सिस का, अब ये कहाँ पर शिफ्ट हो रहा है, यहाँ पर क्या है, सेंटर ऑफ मास है। दैट मीन्स r वेक्टर, ये क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। सो हमारे पास इक्वेशन क्या होगी, ये वाली, 0 इक्वल टू m1 r1 वेक्टर m2 r2 वेक्टर ओवर m1 प्लस m2। और कैसे लिख सकते हैं, m1 r1 वेक्टर m2 r2 वेक्टर इक्वल टू 0। तो ये था स्टूडेंट हमारा टॉपिक, मैथमेटिकल डिडक्शन टू फाइंड सेंटर ऑफ मास ऑफ अ सिस्टम ऑफ 2 पार्टिकल्स। यदि इस टॉपिक में एनी क्वेश्चन, एनी डाउट, यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। वीडियो अच्छी लगी शेयर कर देना, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।